जो घर के बच्चे हैं जो परीक्षाएं दे रहे हैं बोर्ड की, उनके लिए बहुत ही खास है ये 2.5 महीने, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं अपनी परीक्षाओं की। तो इन परीक्षाओं की तैयारी किस प्रकार से की जाए, वो अपने विषय को कैसे परिपक्व करें जिससे कि उनके नंबर बहुत अच्छे आए, इसी विषय को लेकर आज हमारे साथ उपस्थित है हमारे विशेष अतिथि, जो कि बोर्ड परीक्षा एवं प्रबंधन है हमारा विषय, और ये हमें बताने के लिए आए श्री प्रशांत शर्मा, करियर काउंसलर हैं। तो चलिए इनका भी स्वागत कर लिया जाए। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। तो सबसे पहले तो सर ये जानना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि भाई परीक्षाओं की बात अभी से क्यों, नहीं परीक्षाओं की बात अभी से ही, क्योंकि परीक्षाओं की तैयारी अगर आप पहले परिपूर्ण रूप से कर लेंगे तो बच्चे अच्छे नंबर ला सकेंगे। तो जैसे कि सर हमें भी पता है कि 2.5 महीने ही बचे हमारे बच्चों की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, तो किस प्रकार से अभी से प्रबंधन कर लिया जाए कि नंबर बहुत अच्छे आए? देखिए पूर्वा जी, परिवार पर एक बहुत बड़ा दबाव होता है कि उनके बच्चे परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, और ये प्रबंधन तो साल भर पहले और उनके बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है कि जब उनका एडमिशन स्कूल में किया जाता है कि इनको हम किस ओर ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि परिवार माहौल उसी हिसाब से देता है। उसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, लॉयर बनाना है, या जिस भी विधा में बच्चा जाना चाहता है उसका फिर वो डिसाइड होता है, उसको दिखने लगता है कि वो किस में इंटरेस्ट ले रहा है। तो हमारा प्रबंधन तो शुरू से ही होता है, और अभी तो ये इतना महत्वपूर्ण समय है कि सिर्फ 2.5 महीने बचे हुए हैं बच्चों को एग्ज़ाम के लिए। बच्चों में थोड़ा सा मानसिक दबाव भी आने लगता है कि उनको कैसे परफॉर्म करेंगे, कहीं कुछ गलती हो जाती है तो वो घबरा भी जाते हैं कि वो कैसे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनके ऊपर भी इतना ज़्यादा सोशल एक जो प्रेशर होता है वो झेलना मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना हम प्रबंधन की बात अभी से कर लें ताकि हम तनाव रहित परीक्षाएं दें। जी जी जी, अगर तैयारी पहले से परिपूर्ण होगी तो आगे चल के बहुत ही अच्छे नंबर भी ला सकेंगे, कोई परेशानी भी नहीं होगी। तनाव रहित कैसे रहें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अभी से प्रेशराइज होने लगते हैं कि अरे यार वो पहला नंबर आ गया था, क्या इस बार मेरा नंबर आएगा कि नहीं, या फिर क्या मैं अच्छे नंबर नहीं ला पाया तो मुझे वो सब्जेक्ट मिलेगा या नहीं। तो अभी से थोड़े से तनाव को रिलीज कैसे, किस प्रकार से किया जाए? सबसे पहले तो हम इसमें जो 2.5 महीने बचा है इसके लिए प्रबंधन कैसे करें कि हमें तैयारी सब्जेक्ट वाइज कैसे करें, उसका महत्वपूर्ण है। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में मुख्य रूप से 5 विषय ऐसे होते हैं जिनको हमें उसमें हमारा मूल्यांकन उन्हीं के आधार पर किया जाता है। तो बेसिकली तो ये होता है कि हमें सभी को 20-20% दिन में समय देना चाहिए कि वो 20-20% पढ़ाई करें, जैसे चाहे वो गणित की हो या सामान्य ज्ञान की हो, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, या अन्य जो भी विषय उन्होंने चूज़ किए हुए हैं। तो इसमें उनको 20-20% समय दें। अब क्या होता है कि बच्चा जो है किसी सब्जेक्ट में कुछ माहिर ज़्यादा होता है, उसके अच्छी प्रिपरेशन होती है ऑलरेडी, किसी में वो कमज़ोर होता है, तो हम इसका प्रतिशत उसी के अनुसार ऊपर नीचे कर लेते हैं। मान लीजिए कि उसका मैथ्स पार्ट कमज़ोर हो रहा है तो वो, और उसका हिंदी पार्ट अच्छा है तो हिंदी में से वो 10% समय निकाल के जो वो कठिन समय है उसमें दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं माने, कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं कि हिंदी को वो बहुत ही ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं, और कहीं ना कहीं वो परसेंटेज में जब उनका कैलकुलेशन होता है तो उसमें वो परसेंटेज गिर जाती है। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, और थोड़ा सा दिमाग में अगर उचित प्रबंधन की तरह से आप काम करेंगे तो निश्चित ही आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। हमें हर सब्जेक्ट को बिल्कुल समान रूप से प्रेफरेंस देना है, भाई सभी के अंग जोड़ेंगे तभी तो अच्छे नंबर आ पाएंगे। तो कभी ऐसा नहीं करें कि अरे नहीं ये तो बड़ा ही लाइट सब्जेक्ट है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं गणित कर लेता हूँ, या फिर मैं केमिस्ट्री कर लेता हूँ, या मैं फिजिक्स कर लेता हूँ। सबके ऊपर पूरा ध्यान देना है। ब्लूप्रिंट एक चीज होती है, ब्लूप्रिंट क्या है, उसकी तैयारी कैसे की जाए? देखिए ब्लूप्रिंट है, परीक्षाओं में ये समझिए कि ये ब्लड घूम रहा है जी। और अगर हमें इसका उचित रक्त संचार है, अगर हम इसको मैनेज कर लें कि ब्लूप्रिंट एक किसी भी परीक्षा के लिए उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका प्री डायग्राम होता है कि वो स्ट्रक्चर एग्ज़ाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, कितने नंबर के आएंगे, किस यूनिट से कितने वास्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, कितने अति लघु उत्तरीय होंगे, कितने लघु उत्तरीय होंगे, कितने दीर्घ उत्तरीय होंगे, कितने अति दीर्घ, सारी चीजें ब्लूप्रिंट्स में मिल जाएंगी। तो बच्चों को अपने स्कूल से ब्लूप्रिंट ले लेना चाहिए। अगर स्कूल से वो उनको उपलब्ध नहीं हो पाते हैं किसी कारण से, तो वो इंटरनेट पर जाके गूगल उसमें जो मध्य प्रदेश व्यावसायिक मंडल की साइट है या CBSE बोर्ड की साइट है, इससे भी आप ब्लूप्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ में शासन ने प्रीवियस ईयर के
क्वेश्चंस पेपर्स को भी डाउनलोड किया हुआ है। हाँ जी। तो आप उनको भी प्रिंट निकाल के उसके अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ब्लूप्रिंट के अनुसार करेंगे तो निश्चित ही बिल्कुल सटीक और आपके सबसे अधिक अंक आने की मैं गारंटी लेता हूं। बहुत अच्छी बात है, खाका खींच जाना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि भाई इस सेक्शन से यह आने वाला है, इस सेक्शन से इतना आने वाला है, तो किस पर ज्यादा जोर देना है, कहां पर डायग्राम्स हैं तो उन डायग्राम्स को भी हमें कवर करना है, कहां पर वस्तुनिष्ठ है और कहां पर लघु उत्तरीय, कहां पर दीर्घ उत्तरीय है। तो वो दिमाग के अंदर एक बच्चे को खुद वही जो कहते हैं ना कि ब्लूप्रिंट आ गया कि भाई हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि ये इतना यहां पर आना चाहिए, वहां पर आना चाहिए। इसके साथ साथ में कभी कभी ऐसा होता है मुझे खाना ही नहीं खाना, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है। अब इन सब चक्करों में ना स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान किस प्रकार से रखा जाए? पूर्वा जी, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, मानवीय गुण है कि जब हम किसी परीक्षा में बैठते हैं, अपना मूल्यांकन करते हैं, तो शरीर में कुछ उथल पुथल होती है और हमारा पीएच डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को हम वही बताने जा रहे हैं कि आप अगर ब्लूप्रिंट के आधार पे अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो आपको डर नहीं लगेगा। इनफैक्ट कि अगर आपको डर लगता है तो आपको करना क्या है, आप देखिए हल्का व्यायाम करें, भारी व्यायाम ना करें कि आपके शरीर के अंदर थकावट आए। दूसरी चीज होती है कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं और अपना कंसंट्रेट करते हैं सब्जेक्ट के लिए, तो 2 घंटे के बाद में 15 मिनट का गैप जरूर लें जी। तीसरी चीज आती है, बीच बीच में हर 40 मिनट पे आप पानी जरूर पीते रहें। बॉडी में पानी कमी नहीं होना चाहिए, वाटर इंटेक लगातार अगर पानी की कमी होगी तो आपके मस्तिष्क में नींद भरी होगी, तो आप पानी जरूर पीते रहे। और नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आप जब भी अपने सब्जेक्ट को थोड़ा सा बीच में, जब हम आधा घंटे के बाद में या 40 मिनट के बाद में जो गैप देते हैं, उसमें अपनी आंखों पर हाथ जरूर मल लें, थोड़ा सा रिलैक्स करें 2 सेकंड के लिए। दूसरी चीज आती है कि जब हम किसी अपने ऑब्जेक्ट के लिए जब पढ़ रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा कमरे के अंदर दूर जरूर देख लें, क्योंकि हमारी जो दृष्टि होती है वो एक जगह स्थिर हो जाती है। तो हम उसमें बच्चों में जो तनाव होता है, जो दिमाग में तनाव होता है, वो कम हो जाता है। और नेक्स्ट चीज जो आती है कि जो लाइट का प्रबंधन करें आप, तो लाइट आपके पीछे साइड से आना चाहिए, ना कि आंखों के सामने से आना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपकी सिटिंग बहुत अच्छी हो जाती है और आपका जो तनाव है, जो आपकी याद करने की जो शक्ति है, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है और तनाव कम हो जाता है जी। इसके लिए मैं भी एक बात बताना चाहूंगी कि जब मेरे भी एग्जाम चलते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि या तो अपना जो एक दोस्त है उससे 2-5 मिनट बात कर ली जाए, क्योंकि उस जमाने में ऐसा तो होता नहीं था कि मोबाइल है, तो हम घर के आसपास में अगर किसी से 5 मिनट के लिए बात कर लें, छत पर चले जाएं, मम्मी से बात कर लें, तो थोड़ा सा मन में रिलैक्स आने लगता है कि हाँ चलिए मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ। अगर कुछ शंका भी हो तो मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा कि मैं एक सुझाव देता हूँ बच्चों को कि अपने सहपाठी के साथ नहीं, अपने जो अजीज मित्र है उसके साथ कर सकते हैं। हाँ अपने परिवार के लोगों के साथ बात कर सकते हैं। इसमें जो आपका कंप्यूटर है, आजकल समय थोड़ा सा बदल गया है, तो कभी कभी क्या होता है कि अफवाहें दे दी जाती हैं या मस्तिष्क में कुछ ऐसा चीज डाल दी जाती है, बात डाल दी जाती है कि आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कतई नेगेटिव लोगों से बात ना करें, हमेशा जो आपके लिए पॉजिटिव हैं या जो बहुत अच्छी तरह से आपको समझते हैं, सिर्फ उन्हीं से बात करें 2.5 महीनों में। जी, कभी कभी ऐसे देखने में आता है और मुझे लगता है अक्सर ही ऐसा होता है कि कल हमारा एग्जाम है ना, तो आज हम रात भर नहीं सो रहे। अब नींद पूरी नहीं हो रही तो उसका भी एक प्रेशर रहता है, एक ह्यूमन बॉडी है, और साथ साथ में एग्जाम्स का भी प्रेशर रहता है। और उससे पहले अब जबकि अभी तो 2.5 महीने बचे हैं, अभी से घबराहट ये होने लगती है कि मैं कितना पढ़ूं, मैं रात भर पढ़ूं या मैं दिन भर पढ़ूं। नींद का कितना इंपॉर्टेंस है एकाग्रता को चित्त करने के लिए? देखिए कि अगर हमें अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से एक्टिव करना है तो हमारे शरीर को 7 घंटे की नींद लेना बहुत आवश्यक है। अगर हमारी 7 घंटे की नींद नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में हमारा मस्तिष्क परफॉर्म नहीं कर पाता है, जो हम याद करते हैं वो हमें याद नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सुनिश्चित करना चाहिए हर छात्र को कि कम से कम वो 7 घंटे की नींद अवश्य ले। कभी कभी क्या होता है, जो तनाव होता है मन के अंदर, तो उसके कारण से हमें नींद नहीं आती। लेकिन हमें तो तनाव लेना ही नहीं, इसलिए तो हम 2.5 महीने पहले आपसे बात कर रहे हैं कि आपको कैसे अपना उचित प्रबंधन करना है। तो 7 घंटे की नींद आवश्यक है और उस नींद के बाद ही आप जैसे कोशिश करें कि 11 बजे से के बाद ना पढ़ें।
है ना, आपको 11 बजे से सुबह 6 बजे तक आप बेहतरीन तरीके से नींद ले सकते हैं। अगर 11 बजे से आप 5 बजे तक ले रहे हैं तो आपका मैं आपको सर रोकना चाहूंगी। निखिल श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। आप प्रशांत जी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भाई पहले तो आपको। ओहो धन्यवाद जी। अच्छा, मेरा ये प्रश्न है कि पारिवारिक माहौल का क्या फर्क पड़ता है बच्चों के करियर में, या अगर मान लीजिए पेरेंट उसके अच्छे नहीं है पढ़ाई लिखाई में, तो क्या बच्चा भी खराब हो जाएगा, या कैसा पारिवारिक माहौल कैसा क्या है, थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए। निखिल जी धन्यवाद। आपको मैं बताना चाहूंगा कि पारिवारिक जो माहौल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बच्चे की पढ़ाई के अंदर। यहाँ पे दो प्रश्न आते हैं पारिवारिक माहौल में। आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है कि एक आता है कि नेगेटिव पारिवारिक माहौल होता है कि उनके पेरेंट्स के अंदर द्वंद्व स्टार्ट हो गया है किसी बात को लेके, कभी कभी बच्चे के करियर को लेके भी द्वंद्व स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी बात जो आप जानना चाह रहे हैं कि अगर बच्चा के पिता उतने माता पिता उतने परिवार में इतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो बच्चों को प्रबंधन कैसे करें, तो ऐसी स्थिति में हर स्कूल के अंदर 2 काउंसलर्स रखे गए हैं, करियर काउंसलर रखे हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट रखे गए हैं। आप उनकी मदद ले सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन और सीबीएसई बोर्ड ने इसीलिए जो बोर्ड परीक्षाओं के पहले प्री बोर्ड का भी इंतजाम किया हुआ है कि वो प्री एग्जाम से अपने को वैल्यूएट करके जो विषय विशेषज्ञ हैं उसके स्कूल के अंदर ही उनसे सहायता ले सकता है। इसके अलावा शासन अभी कुछ ही दिनों में अपनी हेल्पलाइन भी खोलने वाली है, तो आप वहां से भी मदद ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जो है अपने बच्चे को तनाव रहित बना सकते हैं, परिवार को खुशनुमा बहुत ही अच्छे तो से समझाया है। मुझे लगता है कि आपको आपके प्रश्न का जवाब भी मिल चुका होगा। हम पुनः अपने प्रश्न पर आ जाते हैं, नींद कितनी जरूरी है। तो मैं आपसे जो जिक्र कर रहा था कि व्यक्ति के मस्तिष्क को पुनः रिचार्ज करने के लिए, एक्टिव बनाने के लिए नींद बहुत आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में जो 7 घंटे की जो बात मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो होती है कि अगर 11 से 5 तक भी होता है तो उसके 6 घंटे होता है। अगर वो कंटिन्यूसली पढ़ता है, दिन में भी पढ़ता है, तो वो चाहे तो 1 घंटे का उसमें भी रेस्ट कर सकता है दिन में। उसको लगता है तो उसकी बॉडी को रिलैक्स हो, फिर से वो एनर्जेटिक रूप में पड़ेगा। बट इस चीज का ध्यान रखें कि ये फिर से तनाव आपके अंदर ना आने पाए, तो नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। अब आ जाती है बात कि हमें देना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब हम तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, बीच में आ गए प्री बोर्ड, उसके बाद में बोर्ड। समझ ही नहीं पाता है बच्चा के मेरे लिए क्या ज़रूरी है। भाई मैं प्री बोर्ड की तैयारी करूँ, नहीं चलो इसको तो छोड़ दो, मुझे तो बोर्ड के नंबर से मतलब है, नहीं बोर्ड नहीं, मुझे तो एग्जाम्स में जाना है। कॉम्पिटिटिव कौन सी चीज जरूरी है, उसको मैनेज कैसे करा जाएगा, ये कर बच्चे इस प्रश्न को तो इतना है कि इस समय तो ज्वलंत है। हर घर, जिस घर में भी बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं, ये माता पिता को भी इसका तनाव है, बच्चे को तो तनाव होना स्वाभाविक है। क्योंकि प्री बोर्ड 2 प्री बोर्ड होने वाले हैं। एक तो हमारा मिड नवंबर से एंड ऑफ नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग प्रबंधन किया हुआ है उस चीज़ में। और दूसरा हमारा वो जनवरी में जाएगा। तो इस समय कुछ एक ऐसी स्थिति आ गई कि जो उच्च कक्षाओं के प्रवेश के हेतु जो परीक्षाएं हैं वो दिसंबर में अरेंज की जाती हैं। जैसे क्लेट का एग्ज़ाम ही दिसंबर में होने वाला है। हालांकि आईआईटी के और हमारे अन्य नीट के लिए वो एग्ज़ाम के बाद होते हैं, लेकिन कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ अभी पहले से ही अपने प्रवेश के लिए करा लेती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उच्च कक्षाओं की ओर अभी 1 महीना ध्यान दे लें, क्योंकि दिसंबर में वो खत्म होने वाले। अगर आपका प्री बोर्ड ये छूट जाता है तो कोई बात नहीं है, आपके नेक्स्ट प्री बोर्ड में बैठ जाएं। या दूसरी चीज वो ये हो जाती है कि आपको पेपर तो आपके साथियों को मिलेगा ही, वो प्री बोर्ड वाला एग्जाम। तो आप जैसे ही आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का खत्म हो जाता है दिसंबर के उसमें फर्स्ट वीक में, तो आप उसके बाद बिल्कुल लग के मन से करवा लीजिए। और निश्चित ही आप अपनी कॉपी को अपने विषय विशेषज्ञ द्वारा चेक भी करा लीजिए। आपको कोई भी स्कूल, कोई भी टीचर इसके लिए मना नहीं करेगा। और आप इस प्रकार से दोनों चीज़ों को भली भांति तरह से उचित रूप से प्रबंधन कर सकते हैं। जी जी, बहुत ही सही बात है कि भाई आपको मैनेज करना है कि किस तरीके से, क्योंकि सर तो आपको समझा ही रहे हैं किस प्रकार से आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, कैसे जी। प्रदीप साहू जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ भोपाल से। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रखिए आप अपना प्रश्न। जी गुड मॉर्निंग। हेलो, आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। रखिए आप अपना प्रश्न। मैं
ये पूछना चाहता हूँ सर से, मैंने जस्ट अभी खोला है, नाम क्या है सर का? गुड मॉर्निंग जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट के या जो इंसान है उसके कैरियर चयन में वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो वरदान है या अभिशाप है? एक तो ये समझिए आप, वरदान है या अभिशाप है? ये वरदान बने उसके लिए आपके क्या दिशा निर्देश हैं, क्या इंस्ट्रक्शन है आपके कि वो वरदान बने? क्योंकि क्या वो डिस्ट्रैक्शन तो होगा वर्चुअल वर्ल्ड से, और पेरेंट्स को इसके लिए क्या करना चाहिए कि वो वरदान बन सके वर्चुअल वर्ल्ड, यानी आप डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। सही सही। और क्योंकि क्या है कि वो एडिक्ट हो गए बच्चे आजकल वर्चुअल वर्ल्ड के, तो आप थोड़ा सा गाइड करिए कि बेहतर कैरियर चयन में ये कैसे वरदान साबित होगा। तो अभिशाप से तो हटाना है अपन को, अभिशाप साबित हो रहा है एक्चुअली। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। आदरणीय जो आपने प्रश्न उठाया है बहुत ही आज के समय में ज्वलंत है सर, बहुत ज्यादा जरूरत है इस और चीज सारे की। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चा वर्चुअल वर्ल्ड से दूर रहे। जी। और निश्चित ही, लेकिन हम उसको बिल्कुल दूर कर पाए ये संभव नहीं है आज के समय में। और जैसा उन्होंने बोला कि वरदान बन जाए, है ना, हमारे लिए नुकसान ना हो। उस चीज में वर्चुअल वर्ल्ड को वरदान कैसे बनाए, उसके लिए वो जो बच्चा जो पढ़ रहा है, जिस भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का यूज कर रहा है, तो उस पे जो पेरेंटिंग कंट्रोल होना आवश्यक है। आप जो भी उसको मोबाइल फोन दिए हैं या लैपटॉप दिए हैं, तो वो लॉगिन आपकी ईमेल आईडी से होना चाहिए, ताकि जो आप पैरेलल डिवाइस चलाते हैं तो ऐसी स्थिति में पैरेलल डिवाइस में सारी चीजें इंफॉर्मेशन आती हैं कि बच्चा क्या देख रहा है और कितना उस सोशल वर्ल्ड को यूज कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दबाव होता है। जब भी आप बच्चे के साथ में, अगर बच्चा आपका बहुत ज़्यादा एडिक्ट है मोबाइल का, तो कोशिश करें कि घर में से माँ या पिता उसके साथ रहे, जी। उसकी पढ़ाई में साथ दे, वहीं अपने काम, अपनी मैगजीन पढ़ते रहें, घर के अन्य काम करते रहें, सब्जी काट सकते हैं या जो भी आपको हॉबी आपकी हो उसको साथ दें। तो देखिए आप निश्चित रूप से उसका धीमे धीमे से सोशल मीडिया से हटना, क्योंकि उस पर वो एक दबाव रहता है कि कोई मुझे बाज कर रहा है। हमारे साथ हमारे एक और जो कॉलर हैं वो जुड़ चुके हैं, ऐश्वर्या पटेरिया भोपाल से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। मुझे ये पूछना है कि बोर्ड परीक्षाओं में अब सिर्फ 1-2 माह बचा है, तो अब बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए ऐश्वर्या जी, आपने जो रणनीति बताई, हम पूरा प्रोग्राम इसी बात पे बेस कर रहे हैं कि हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए, और ऐसी रणनीति के अनुसार हमने आपको पहले पूर्व में भी बताया कि हमें अपने सब्जेक्ट के अनुसार समय का निर्धारण करना चाहिए। कि जैसे हमारे 5 मुख्य सब्जेक्ट होते हैं, तो हमें सभी 5 को ही मुख्य प्रमुखता देनी होती है कि हम 20-20% समय दिन में सभी को दें। हम कोई भी सब्जेक्ट ऐसा ना हो कि हम उसको छू के ना चलें। भले वो आपको आता है, भले आप उसको 5% ही समय दें, लेकिन हम उसको जरूर टच करें। और जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि हमें थोड़ा सा कमजोरी आ रही है या हमारा कमजोर वो सब्जेक्ट से पढ़ रहा है, तो उसके लिए अधिक समय दें और कंसंट्रेट, और खास तौर से ऐसे सब्जेक्ट को एकांत समय में पढ़ें। और बेहतर होगा कि हम ब्रह्मकाल में इसको पढ़ें, क्योंकि ब्रह्मकाल का भी इस समय में आपको बता देता हूं कि सूर्योदय के पहले जो 96 सूर्य उदय के पहले जो 96 मिनट से ब्रह्मकाल स्टार्ट होता है। इस काल के अंदर सारी प्रकृति के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें जब हम पढ़ते हैं कोई भी चीज़ में, तो बहुत अच्छी तरह से हमें याद होता है, हमारे दिमाग में जाता है। तो हमारा प्रबंधन इस प्रकार से होना चाहिए कि जो हमारे सब्जेक्ट कमज़ोर चल रहे हैं उनको हम कुछ अधिक ध्यान देते हैं, और जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं उनको हम थोड़ा सा समय कम देते हैं। लेकिन हमें पढ़ना जरूरी, ऐसा ना हो कि हम उसको अनटच करके चलें, जिस पे हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हमारा ज्यादा है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है और सब्जेक्ट सभी टच करना है। हाँ जी। ऐसा ना हो कि हम कोई सब्जेक्ट छोड़ के चलें, क्योंकि जो मार्किंग होती है वो बराबर लेवल पे उस चीज़ में हमें सभी को कैलकुलेट होती है हमारे अंक सूची के अंदर। जी, देखने में आता है ना कि बच्चे कभी-कभी ये लगता है ना कि कुंजी पढ़ लेता हूँ, मैं गाइड पढ़ लेता हूँ, वहाँ पर समरी है, छोटा सा है, मैं इसको पढ़ लेता हूँ तो जल्दी से मुझे याद हो जाएगा और मैं नंबर बहुत अच्छे ले। तो ये कुंजी और गाइड का कॉन्सेप्ट कितना सही है बच्चों के लिए? जैसे अभी हमारे कॉलर्स से बात हो रही थी कि हम इसको कैसे अच्छा बनाएं, सकारात्मक बनाएं, जो वर्चुअल उस चीज में, तो ऐसे ही है कि कुंजियों को हम कैसे सकारात्मक बनाएं।
कुंजियों को सिर्फ हम ऐसे विद्यार्थियों को सलाह देते हैं जिन्होंने किसी परिस्थितियों बस नहीं पढ़ पाए हों, वो साल भर नहीं पढ़ पाए हों उस स्तर के ऊपर, तो उनके लिए वो मददगार हो सकती है। लेकिन जो बच्चे साल भर पढ़ते आ रहे हैं वो बिल्कुल भी इन कुंजियों का इस्तेमाल ना करें, वो अपने बनाए हुए नोट्स का ही इस्तेमाल करें। आपके जो टीचर्स ने आपको नोट्स बना के दिए हैं, आपको लिखवाए हैं, आप उन्हीं का इस्तेमाल करें। इसमें गाइड का इस्तेमाल, कुंजी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। हाँ, अगर आपको कोई प्रश्न देखना है तो आप उसमें से उसका प्रश्न ले सकते हैं, बाकी उत्तर आपके टीचर के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, वो कुंजी के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई उसमें मिस प्रिंटिंग हो जाती हैं, क्योंकि जैसा राइटर लिखता है कई बार वो उतने अच्छे उच्च स्तर पे उनको नहीं चेक किया जाता है कि वो परफेक्ट आंसर होता है, आदर्श आंसर नहीं है। अगर फिर भी आप देखना चाहें तो हमारे मध्य प्रदेश शासन की जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो वेबसाइट है उसके ऊपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर डले हुए हैं और आंसर शीट भी आपको मिल जाएंगे जो हमारे टॉप लिस्टेड हैं, और ऐसा ही CBSE के अंदर है। तो आप दोनों से ले सकते हैं और अपने इसको बेहतर बना सकते हैं। एक जो मेरे मन का प्रश्न है ना, क्योंकि ये मेरे साथ भी कॉलेज में जब घटित हुआ था, तो आज मैंने सोचा कि चलिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम से पहले कोई दुर्घटना हो गई, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम गिर गए, हमें लग गई, अब क्या करें, कैसे एग्जाम देंगे? क्या प्रशासन की तरफ से कुछ सुविधाएं मुहैया हुई है? क्योंकि बच्चों को ये लगता है अब तो मेरा ये साल बिल्कुल खराब हो गया है। देखिए पूर्वा जी, ये प्रश्न भगवान का किसी के साथ ऐसा समय ना दे, लेकिन परिस्थितियां होती हैं, कभी कभी एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए तो उन्होंने दुर्घटनाएं कहा जाता है। कभी हो जाता है किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया या किसी की आँख में चोट आ गई, तो ऐसी स्थिति में आप केंद्राध्यक्ष को सूचित करके आप एक राइटर ले सकते हैं, और वो राइटर आपको बिल्कुल प्रशासन मौजूद उपलब्ध कराएगा, या आप उसके लिए आवेदन दे सकते हैं कि मैं इसको राइटर बनाना चाहता हूं, उसके सारे डॉक्यूमेंट। लेकिन उसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि राइटर आपसे एक कक्षा नीचे हो। ओह वाह जी। आपको अगर कुछ ऐसी विकलांगता आई है जिसमें आपको समय अधिक चाहिए होता है, तो ऐसी स्थिति में शासन आपको अतिरिक्त समय भी उपलब्ध कराता है, बशर्ते कि आपको उच्च कारणों सहित डॉक्टरी रिपोर्ट के साथ आपको केंद्राध्यक्ष को सूचित करना है। हाँ जी जी जी, बहुत ही अच्छी जानकारी है कि भगवान न करे कभी ऐसा कुछ हो कि हमारे साथ में दुर्घटना हो जाए, तो हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधाएं भी मुहैया की गई। अब एक बात आती है, जैसे कि मैंने तो भी पहले ही बोला कि हमें जो तैयारियां हैं वो कैसे करें, लेकिन प्री बोर्ड को कितना प्रेफरेंस दिया जाए? नहीं चलिए प्री बोर्ड तो रहने दीजिए, मुझे अभी पढ़ने की इच्छा नहीं है, मैं तो बोर्ड में अच्छा नंबर लेकर आ जाऊंगा, ये एक मन में आ जाता है। तो प्री बोर्ड को हमें कितना प्रेफरेंस देना चाहिए? ये कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट जी, है ना। तो हमें प्री बोर्ड को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और हमें प्री बोर्ड अगर हम उसी शिद्दत के साथ देते हैं जिससे मेन एग्जाम देते हैं, तो जो हमारी कमियां निकलती हैं हमें एक बहुत अच्छा मौका होता है हम उन कमियों को दूर कर लेते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि इसमें कई बार जो गलतियां होती हैं, बच्चा ये गलती करता है, वो बोलता है सर मुझे तो पूरा प्रश्न, हमें सभी प्रश्न आ रहे थे, परंतु क्या करें समय कम पड़ गया मुझे लिखने में, क्योंकि मैंने जो पहले प्रश्न लिखे वो बहुत ज्यादा लिख दिए, अब जो प्रश्न आ रहे हैं आखिरी में उनके लिए समय नहीं बचा है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा मंडल या CBSE बोर्ड ने जो कठिनाई का स्तर है वो 40% सरल का दिया हुआ है, 45% सामान्य कठिनाई का स्तर है, और 15% कठिन जो प्रश्न आते हैं। तो हमें इस प्रकार से दिया है, ब्लूप्रिंट में स्पष्ट लिखे हुए सारी चीज़ में। इसमें आप जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जो 2 अंक के नंबर आते हैं, उनको हमें सिर्फ 30 शब्दों में लिखना है। अगर आप इससे अधिक लिखेंगे तो भी आपको सिर्फ 2 ही नंबर मिलना है। आपके लघुत्तरीय प्रश्नों को हम 75 शब्दों में लिखेंगे, हम विश्लेषणात्मक उत्तर या दीर्घ उत्तर को हम 120 शब्द में लिखेंगे, और एक अति जो दीर्घ उत्तर जो प्रश्न होते हैं उनको हम 150 शब्द में लिखेंगे। क्योंकि जो प्रशासन द्वारा एक और जो ब्लूप्रिंट में आपको देखने को मिल जाएगा, वो 40% हमारे वास्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जिसमें सही विकल्प का चयन करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जोड़ी मिलाना है, एक वाक्य में आपको अंत लिखना है, सत्य देना है। तो इस प्रकार से 40% वास्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, 40% हमारे विषय परक प्रश्न आते हैं, और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सही। तो अगर आपको ये मालूम है
तो निश्चित ही हम बहुत अच्छी तरह से इसका प्रबंधन कर सकते हैं। जी, बहुत ही अच्छे से समझाया। वैसे तो विषय तो बहुत ही विस्तृत है और आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी है भाई, परीक्षाओं में नंबर बहुत अच्छे लेकर आएंगे आप। बहुत कुछ जानकारी तो सर आपको दे ही चुके हैं। सर आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि